नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पीएससी अड्डा चैनल पर। मेरा नाम है राहुल व्यास और दोस्तों अभी हम जो है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हमारी जो है काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो कृपया करके वह देख लीजिएगा, जिससे आपको जो है बेसिक्स जो है वो काफ़ी मजबूत होते चले जाएं। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम जानने वाले हैं भारत के मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, क्या जो है कि सिद्धांत इसके बारे में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है भारत के मानसून संबंधित जो टॉपिक है ये आपको 2-3 पार्ट में अवेलेबल होगा और आने वाली जो वीडियोस होगी वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। तो सबसे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूं, आपको एक जो है न्यूज़ बता देता हूं दोस्तों कि हमारे पीएससी अड्डा चैनल पर एमपीपीएससी के लिए नई कक्षाएं जो है प्रारंभ होने वाली हैं, वो भी 1 जुलाई 2020 से। तो दोस्तों बिल्कुल न्यू बेसिस पर जो है ये क्लासेस स्टार्ट होगी और नए जो पाठ्यक्रम है 2020 के अकॉर्डिंग जो है हम इसको लेकर चलेंगे और प्री और मेंस का जो है सिलेबस पूरा जो है हम कवर करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो आप जो है हमारे क्लासेस के बारे में जो है जुड़े रहिएगा और आने वाली जो कक्षाएं हैं वो आप जो है जरूर अटेंड कीजिएगा। सारी क्लासेस जो है लाइव होगी और लगभग जो है 3 कक्षाएं जो आपको यहाँ पर दी जाएगी और ये जो है न्यूज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और आप भी जो है जरूर जो है इन क्लासेस को अटेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको मैं मानसून को समझाने से पहले कुछ बेसिक्स बता देता हूं। जैसे कि मानसून जो होता है वो पवनों पर बेस्ड होता है, यानी कि पवनों पर आधारित होता है। इसके लिए जो है आपको यहाँ पर जो एक मैप दिख रहा है दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलेगा ये हमारे अर्थ का कुछ स्ट्रक्चर है, जिसकी पर क्या होता है कि भूगोल के अकॉर्डिंग जो है हम ये मानते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जो एरिया है अर्थ का, उस पर जो है अलग अलग जो है वायुदाब पेटियां अवस्थित हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखेगा 0 से लगाकर 23.5 जो है डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में जो है भूमध्य रेखी जो है लो प्रेशर की जो है पेटी अवस्थित है। इसे जो है 0 से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ तक जो है डल ड्रम का जो इलाका बोला जाता है, जहां पर सर्वाधिक जो वर्षा है हमारे अर्थ की वो होती है और यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा लो प्रेशर जो है बना रहता है। इसके ऊपर जो है आपको दिखेगा उत्तर पूर्वी जो है व्यापारिक पवने और नीचे मिलेगा आपको दक्षिण पूर्वी जो है व्यापारिक पवने। तो ये दोनों जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो मानसून चलता है पूरा, या फिर हम कहें कि जो मानसून है वो हवाओं पे डिपेंड करता है और हवाएं जो है वो क्या होती हैं काफी जो है अलग अलग जो है स्थानिक रूप से हम कहें या फिर अर्थ के हिसाब से भी जो काफी जो है पवने अलग अलग प्रकार की यहाँ पर बहती रहती हैं। इसलिए यहाँ पर पवनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इस इलाके में जो है व्यापारिक पवने जो है हमारे अर्थ पर चलती रहती हैं और हवाओं का जो नियम है वो इस प्रकार से होता है कि वह क्या करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है चलती रहती हैं। फिर इसके आगे आप जो है ऊपर देखेंगे दोस्तों, जब इसके नॉर्थ में देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको मिलेगा सनातन पछुआ पवने। तो इस एरिया में जो है नॉर्थ और साउथ में 33 डिग्री से लगाकर नॉर्थ और साउथ में 60 डिग्री तक जो है क्या सनातन जो है पछुआ पवने इस दिशा में चलती रहती है। तो यहाँ पर सारे पवनों की दिशाएं इसमें प्रकार से बता रखी है और यहाँ पर जो है आपको हाई प्रेशर हम कहें कि नॉर्थ में आपको दिखेगा ध्रुवी पूर्वी पवन का इलाका। इसमें क्या होती है कि हाई प्रेशर जो है बना रहता है, यहाँ पर ठंड का इलाका रहता है इसलिए, और यहाँ से जो है ध्रुवी पवने जो है लो प्रेशर की ओर जो है नीचे की ओर चलती हैं। तो ये सभी जो है पवने दोस्तों हमारे अर्थ पर कुछ एरिया के हिसाब से चलती रहती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको समझना होगा कि आखिर पवनों का मानसून के ऊपर जो है किस प्रकार से कनेक्शन है। तो मैंने आपको बताया कि जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने हैं और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, यही क्या होती हैं, ये चलती रहती है हमारे इस 0 डिग्री से लगाकर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो कुछ टर्म्स आपको आज थ्योरी में देखने को मिलेगी, तो इस वजह से आपको ये क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों एक और मैप आपको दिख रहा होगा, ये दिखेगा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जो है हवाएं हमारे यहाँ पर आती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर वर्षा होती है। इस प्रकार से जो है ये हमारे यहाँ पर इंटर करती। मैंने आपको बताया था दोस्तों प्रीवियस क्लास में भी कि जो निम्न दाब का जो है लो प्रेशर का जो हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में इस समय ग्रीष्म काल हम कहें तो इस दौरान जो है यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो विषुवत रेखा के नॉर्थ और साउथ में जो व्यापारिक पवनें बहती रहती हैं वो क्या करती हैं, इस ओर जो है आकर्षित होने लग जाती हैं। और क्या होता है कि जब एक आता है यहाँ पर फेरल का नियम, ठीक है, तो फेरल साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने जो है एक नियम प्रतिपादित किया है कि इनके अकॉर्डिंग जो है जो व्यापारिक पवनें यूं बह रही होती हैं उनकी दिशा जो है क्या होती है कुछ और होती है, परंतु क्या हो जाता है कि जब फेरल के अकॉर्डिंग जो है पृथ्वी जो है सूर्य का परिभ्रमण कर रही है, इसलिए वह क्या करती हैं कि नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो है वह घड़ी की दाहिनी दिशा में जो है घूम जाती हैं और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह घड़ी की विपरीत दिशा में जो है
चलने लग जाती हैं व्यापारिक पवनें, ठीक है। तो इस प्रकार से जब फेरल का नियम यहाँ पर लगता है तो ये क्या हो जाती है, लो प्रेशर की वजह से हमारे यहाँ पर आकर्षित होती हैं और इस प्रकार से जो है वह दाहिनी ओर मुड़कर हमारे भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से जो है वह प्रवेश करने लग जाती है। कौन सी, तो व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें जब हमारे यहाँ पर आती हैं तो इनको क्या बोलने लग जाते हैं हम, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से हमारे जो है पूरे भारत में जो है वर्षा होती है और फिर जो है ये जब हमारे यहाँ पर आता है तो हमारा जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है उसका जो है आकार त्रिकोणीय आकार होने की वजह से यह क्या करता है, दो शाखाओं में विभक्त कर देता है। जैसे कि यहाँ पर आपको इस इमेज में दिखेगा दोस्तों कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं हैं वो इस प्रकार से हमारे भारत में प्रवेश करती हैं और ये जो पूरा एरिया है ये अरब सागर में की जो शाखा वाली पवनें हैं वो इस एरिया में वर्षा करती हैं और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, खाड़ी की शाखा, वो इस प्रकार से यहाँ गमन करती है और ज्यादातर जो वर्षा है वो बांग्लादेश और म्यांमार के इलाके में करती हुई जो है बाद में यहाँ पर प्रवेश करती है और अरब सागर की शाखा और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो नागपुर पठार के एरिया में आकर जो है फिर मिल जाती हैं और फिर नॉर्थ तक जो है वो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे पूरी जो है मानसूनी पवनें हमारे यहाँ पर आती है। लो प्रेशर की वजह से जो व्यापारिक पवनें हैं वो हमारे यहाँ पर प्रविष्ट करती हैं। फिर यहाँ पर जो भारी पवनें होती हैं यानी कि नमी वाली जो पवनें होती हैं मानसूनी पवनें, वो क्या करती हैं, हमारे भारत में वर्षा करती है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी दोस्त थी। अब चलते हैं हम हमारे जो है आज के टॉपिक पर, मानसून के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है हम मानसून की उत्पत्ति के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और सबसे बेस्ट जो है फर्स्ट हम बात करें कि मानसून के बारे में कुछ छोटी सी इंट्रो के बारे में। तो मानसून जो है एक भूमंडलीय प्राकृतिक घटनाक्रम है, यानी कि ये नेचुरल जो है अर्थ की प्रकृति है जिसकी वजह से मानसून जो है बनता है, जो अभी तक जो है पूरी तरह नहीं समझे जा सके। यानी कि क्या होता है दोस्तों कि अक्सर जो है साइंटिस्ट जो है हमारे अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो है हम जियोग्राफी को समझने का प्रयास करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि मानसून को जो है हम समझ पाते हैं। परंतु क्या होता है कि आने वाली जो जनरेशन होती हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं फिर रिसर्च के माध्यम से बताते हैं कि यह जो सिद्धांत दिया गया था मानसून की उत्पत्ति संबंधित, तो वह क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए क्या होता है कि फिर जो है हम जो है अभी भी मानसून को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए। अनेक कारकों द्वारा यह प्रभावित होता है, मानसून पे जो है काफी कारकों पे डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, दाब हो गया, या फिर हम कहें कि पवनों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सभी जो है कारकों पे ये डिपेंड करता है। वैसे मानसून के बारे में विभिन्न संकल्पनाओं का प्रगतिशील उल्लेख किया जा चुका है। तो ये हो गई बात हमारी छोटी सी। अब हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि हमको मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसके लिए एक सिद्धांत आता है भारतीय मानसून का परंपरागत सिद्धांत अथवा तापीय अवधारणा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमको यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझना होगा कि आखिर ये सिद्धांत क्या है। चलते हैं दोस्तों इस सिद्धांत को समझने की ओर। तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा कि सिद्धांत के अनुसार सूर्य के उत्तर की ओर जो है होने वाले आभासी संचलन के परिणाम स्वरूप, यानी कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उस कंडीशन में भूमि एवं समुद्र की उष्मा की जो विभिन्नता के कारण भारतीय मानसूनी जो है प्रवृत्ति का जन्म होता है। तो ये सिद्धांत यह कहता है दोस्तों कि जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर जो है बन जाता है भारतीय स्थलखंड भूभाग में। और वहीं जब हम देखें कि जो हिंद महासागर का एरिया है समुद्र का, उसमें जो है क्या होता है कि हाई प्रेशर का जोन जो है वो निर्मित रहता है। इस वजह से क्या होता है कि इन दोनों की कंडीशन की वजह से ही हमारे यहाँ पर क्या होती है, भारतीय मानसून की प्रवृत्ति का जो है जन्म होता है। अब भारत में जो मानसून बनता है दोस्तों, इसके सुदृढ़ विकास के लिए दो मुख्य कारक जो है उत्तरदायी है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा मानसून आता है दोस्तों भारत में, वो दो कारकों पर डिपेंड करता है। अब वो कारक क्या क्या है दोस्तों, हम देखते हैं। फर्स्ट कारक है कि भारतीय उपमहाद्वीप एवं समुद्र का विशाल आकार। अब ये कैसे हुआ दोस्तों कि समुद्र का विशाल आकार और भारतीय उपमहाद्वीप का जो है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पर मानसून जो है ज्यादा वर्षा करता है। समझते हैं दोस्तों इसको कि उत्तरी भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर फैला विशाल और ऊंचा हिमालय पर्वत तंत्र। मैंने हिमालय के बारे में आपको सब कुछ डिटेल बता रखी है दोस्तों। हिमालय जो है इतना ऊंचा है कि उनको जो है ये पवने, जो हम कहें कि व्यापारिक पवने हिंद महासागर से हमारी ओर आती हैं, उसको हिमालय को जो है वह पार नहीं कर पाती हैं और हमारे यहाँ पर ही वह वर्षा करती हैं। जबकि अगर ध्रुवीय पवनें जो भी आती हैं दोस्तों, वो क्या करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यानी कि हमारे भारत की ओर आती है, तो हिमालय पर्वत जो है उनको रोक लेता है। तो वह क्या करता है, प्राकृतिक अवरोधक की जो हमारे यहाँ पर भांति कार्य करता है। इसलिए हिमालय जो पर्वत हैं ये हमारे मानसून के लिए काफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। हिमालय पर्वत जो है मानसून को बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
जो उष्णकटिबंधीय एवं ध्रुवीय वायु राशियों के मध्य एक प्राकृतिक अवरोधक का कार्य करता है। जो मैंने मैं आपको बताया दोस्तों, जो ध्रुवीय पवनें हैं वो हमारे यहाँ पर क्या करती हैं, गर्मी के सीजन में लो प्रेशर बनने की वजह से हमारे यहाँ पर आने लगती है, परंतु क्या करता है हिमालय जो है प्राकृतिक रूप से जो है अवरोधक बनकर उसको जो है क्या करता है, वह पवनों का आने से यहाँ पर रोक लेता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि फिर हमारा यहाँ का जो मानसून आ रहा होता है दक्षिण पश्चिम दिशा से, वह क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है। वरना क्या हो जाता है, फिर अगर मान लीजिए कि नॉर्थ से भी पवनें आ रही हैं और दक्षिण से भी पवनें आ रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है कि फिर मानसून जो आने वाला होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो है कार्य वह क्या है, व्यापक मौसम वैज्ञानिक महत्व रखता है। ठीक है, जैसे कि ये कहना चाहता है, दूसरा मौसम वैज्ञानिक महत्व रखता है कि शीत ऋतु के दौरान हिमालय जो है उच्च पर्वत श्रेणियां साइबेरिया से आने वाली ठंडी वायु राशियों को उपमहाद्वीप में प्रवेश नहीं करने देती। यानी कि कुल मिला के आपको यह समझना होगा दोस्तों, जो हिमालय है वह नॉर्थ से आने वाली पवनों को तो रोकता ही रोकता है, साथ में जो है साइबेरिया से जो है आने वाली जो है पवनें, यानी कि जो ठंडी राशियां, और साइबेरिया वाला इलाका कौन सा है दोस्तों, जो रूस का जो ठंडा एरिया है, ठीक है, उससे जो आने वाली पवनें हैं उसको जो है ये उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से हिमालय जो है रोक देता है। जबकि ग्रीष्म काल में ये विषुवती जो है सामुद्रिक वायु राशियों के हिमालय के पार जाने से रोकती है। यानी कि जो हिमालय हो गया दोस्तों, ग्रीष्म काल में जो हमारे यहाँ पर पवनें आती हैं समुद्र वाली, जो हम कहें कि हाई प्रेशर से जो पवनें आ रही होती, उनको क्या करता है हिमालय जो है फिर रोक देता है तथा उन्हें उत्तर पश्चिम भूभाग में चक्कर लगाने के लिए बाध्य कर देता है। तो फिर वो पवनें क्या करती हैं, हिमालय के रोकने की वजह से हमारे भारत के जो नॉर्थ वाले इलाके में ही चक्कर लगाने लग जाती हैं, और इस प्रकार जो हिमालय है वो जलगतिक प्रभावों को जन्म देता है। तो यही जो है जलगतिक प्रभाव है जो हिमालय जो है क्रिएट करता है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ से आने वाली पवनों को रोकता है, फिर दक्षिण से जो समुद्र से आने वाली जो पवनें हैं उनको यहाँ पर रोक कर जो हमारे यहाँ पर वर्षा करता है, जो भारत में वर्षण के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है इस कुछ कंसेप्ट है दोस्तों, उसको मैंने आपको डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं तापीय अवधारणा को और अच्छे से समझने के ऊपर, कि तापीय अवधारणा के अनुसार बसंत विषु, यानी कि हम कहें कि 23 मार्च के बाद की कंडीशन, ऋतु परिवर्तन वाला जो मैंने आपको समझाया था दोस्तों कि किस प्रकार से ऋतुएं बदलती हैं, उसमें क्या होता है कि 23 मार्च के बाद सूर्य क्या हो जाता है, उत्तर की ओर आभासी विस्थापन यानी कि ऊपर की ओर जो है गमन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप विषुवत रेखा के उत्तर में फैले क्षेत्र सौर विकिरण की एक बड़ी मात्रा प्राप्त करने लगते हैं। इस घटनाक्रम का जो प्रभाव है भारतीय उपमहाद्वीप में विशाल उत्तरी मैदान एवं उससे जुड़े उच्च प्रदेशों में बढ़ती उष्णता के रूप में दिखाई देता है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों क्या होता है, जब सूर्य कर्क रेखा की ओर जो है गमन करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे भारत में यानी कि जो नॉर्थ भारत है, नॉर्थ इंडिया, उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर लो प्रेशर यानी कि सूर्य के टेम्परेचर की वजह से निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है वो बन जाता है, जिससे क्या हो जाता है हमारे यहाँ पर मानसून को जो है वो खींचता यानी कि खींचने की लग जाता है। ठीक है, इस कारण से पंजाब मैदान से बंगाल के डेल्टाई भाग तक निम्न दाब पट्टी बन जाती है। तो इस प्रकार से जो एक निम्न वायुदाब की जो पट्टी है वो कहां से कहां तक बन जाती है, पंजाब मैदान से लगाकर बंगाल का जो एरिया है, हम कहें कि बांग्लादेश में भी इसमें सम्मिलित होता है, और यह जो है निम्न दाब क्षेत्र आरंभ में आसपास के क्षेत्रों की पवनों को आकर्षित करने लग जाता है। अब आपको मैंने इतना तो बता ही दिया दोस्तों कि जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो वहां पर क्या होगा, फिर हाई प्रेशर से जो पवनें हैं वो इस ओर जो है आने लग जाती है। ठीक है, किंतु जो है मई जून में सौर विकिरण स्तर के शीर्ष तक पहुंच जाने से इस निम्न क्षेत्र एवं समुद्री भागों के बीच की दाब प्रवणता अत्यंत उच्च हो जाती है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा दोस्तों कि आखिर यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं। जब मई जून की कंडीशन में क्या होता है कि सौर विकिरण यानी कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो ज्यादातर यहाँ पर टेम्परेचर गिराती हैं, और हमारे नॉर्थ इंडिया का जो भाग है वो काफी गर्म हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर तो ज्यादा होता है, परंतु उसी कंडीशन में उसी समय जो हम कहें कि समुद्र का जो एरिया है समुद्री जल का, वो क्या होता है, वहां पर टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि जल को गर्म होने में टाइम लगता है, जबकि स्थलखंड भाग जो है वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं। इसलिए जो है इनमें दाब प्रवणता जो है अत्यंत उच्च हो जाती है, यानी कि दाब में परिवर्तनीयता को ही हम क्या कहते हैं, दाब प्रवणता। और दाब प्रवणता अत्यंत उच्च कब होगी, जब स्थलखंड का जो टेम्परेचर है वो तो ज्यादा हो जाएगा, जबकि जो समुद्र का जल का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस कंडीशन में दाब प्रवणता जो है यहाँ पर अत्यंत उच्च हो जाती है। अब यह निम्न दाब जो पट्टी है वो विषुवत रेखा के दक्षिण में प्रवाहित पवनों को भी आकर्षित करने लगता है। जिन पवनों की मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की है दोस्तों, व्यापारी पवनों की, वही पवनों को ये जो है निम्न दाब जो क्षेत्र है हमारे यहाँ का, वो क्या करने लग जाता है, आकर्षित करने लग जाता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों।
और इसके बारे में जानकारी अच्छे समझते हैं। इस प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए हिंद महासागर, अरब सागर तथा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कुछ उच्च दाब केंद्रों का विकास होता है। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों कि जो हिंद महासागर का इलाका है, अरब सागर और ऑस्ट्रेलिया के जो कुछ क्षेत्र हैं, वहां पर क्या होता है, इस समय हाई प्रेशर के जो है केंद्र बने हुए होते हैं। अगर मान लीजिए कि वहां पर भी अगर लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है तो फिर क्या हो जाती है कि कुछ पवनें जो है उस ओर भी आकर्षित होती है, जिसकी वजह से हमारे जो भारतीय मानसून है वो प्रभावित होता है। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता। वर्तमान में भी हम देखेंगे तो जो इस इलाके में जो हिंद महासागर, अरब सागर और ऑस्ट्रेलिया के जो इलाके हैं, उस समय जो है हमारे यहाँ पर जब लो प्रेशर होता है, वहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर का जो है केंद्र होते हैं, इसलिए वहां पर जो है वो पवनें नहीं जाकर जो है हमारे भारत की ओर आकर्षित होने लग जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ज्यादातर जो मानसूनी पवनें हैं वो हमारे यहाँ पर खींची चली आ जाती हैं और हमारे यहाँ पर फिर वो वर्षा करती हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में मौजूद पवन प्रतिरूप वास्तविक रूप से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, यानी कि जिनको हम भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जो पवनें कहते हैं, वही क्या है, वास्तव में दक्षिण पूर्वी जो है व्यापारिक पवनें हैं, जो विषुवत रेखा के आसपास जो है चलती रहती हैं। ठीक, इसके बाद है कि जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जो है प्रवाहित होती है। तो दक्षिण पूर्वी जो है व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये चलती हैं निरंतर। परंतु जब क्या होता है, ये पवनें उस समय भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर स्थित जो है निम्न दाब पेटी, लो प्रेशर द्वारा जो है आकर्षित कर ली जाती हैं। जब ये विषुवत के उत्तर की ओर जा रही होती हैं तो ये फेरेल के नियम का अनुसरण करती हुई घड़ी सूचक दिशा की यानी कि दाहिनी ओर जो है मुड़ जाती हैं, और दिशा का यह जो है बदलाव पृथ्वी के परिभ्रमण का परिणाम है। यानी कि जो फेरल के नियम है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाती हैं, इनकी जो दिशा होती है उससे ये भ्रमित हो जाती हैं और दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, यानी कि राइट साइड। ठीक है, क्लॉकवाइज जो है ये मुड़ जाती है और हमारे भारत में जो है ये फिर प्रवेश हो जाती है। और ऐसा किस वजह से होता है दोस्तों, तो पृथ्वी के परिभ्रमण की वजह से, यानी कि ये जो पृथ्वी है हमारी वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, इस वजह से। इस प्रकार जो है ये दक्षिण पूर्वी जो है व्यापारिक पवनें, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली दक्षिण पश्चिमी जो है मानसूनी पवनें बन जाती हैं। ठीक है, तो इनका ही नाम जो है हम चेंज कर देते हैं हमारे भारत में जब ये प्रवेश करती हैं। इसी समय जो है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ की हम यहाँ पर बात करें, भी उत्तर की ओर खिसकने लग जाती है। अब ITCZ को जो है मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं दोस्तों कि ITCZ किस प्रकार से कार्य करती है। जब वह जनवरी के महीने में होती है तो वह जो है डोल ड्रम के इलाके में रहती है और वहां पर जो है ज्यादातर लो प्रेशर का जो है जोन क्रिएट करती हैं। वहीं जब ये जुलाई के महीने में जो है क्या हो जाती हैं, नॉर्थ की ओर खिसक जाती हैं और हमारे भारतीय भूभाग के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर लो प्रेशर जो है जोन वो ज्यादा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ITCZ की वजह से भी हमारे यहाँ पर भारत में जो है मानसून प्रभावित होता है। तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, परंतु यहाँ पर आपको एक मैं थ्योरी के अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ कि ITCZ जो है वह एक परिकल्पनात्मक रेखा है, जहां पर उत्तरी गोलार्ध से आने वाली जो है उत्तरी पूर्वी पवनों तथा दक्षिण गोलार्ध से आने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का मिलन होता है। यानी कि नॉर्मल आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ITCZ क्या है। जहां मैंने आपको बताया कि उत्तर पूर्वी जो है व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक जो पवनें हैं वो चलती रहती हैं, जब वहां पर वो मिलती है यानी कि डोल ड्रम का इलाका हम कहें तो वहां पर जो है ये ITCZ का मिलन होता है। तो उसे हम जो है क्या कहते हैं, एक काल्पनिक रेखा जो हमने मान रखी है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ITCZ बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी जो है पवनों को अब भारतीय प्रायद्वीप तक पहुंचने के लिए हिंद महासागर के ऊपर एक लंबी दूरी जो है तय करनी होती है। अब क्या है दोस्तों कि हिंद महासागर जो है काफी विशाल है, तो उसको जो है तय करने में इन दक्षिण पश्चिमी जो पवनें आ रही होती हैं इनको काफी लंबी दूरी तय करनी होती है। तो इस दौरान क्या करती हैं, ये भारी आर्द्रता में जो है हिंद महासागर से जो है आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं तथा भारत पहुंचते पहुंचते जो है यह अति संतृप्त हो जाती है, यानी कि इसमें जो है क्या हो जाती है, ज्यादा जो है नमी हो जाती है, इसलिए ये जो पवनें हैं वो भारी हो जाती हैं और ये दक्षिण पश्चिमी जो है मानसून के रूप में फिर जानी जाती है जब हमारे यहाँ पर आ जाती हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत के आकार के कारण जो है क्या हो जाती हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी नामक दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। जब दक्षिण पश्चिमी जो है मानसूनी पवनें हमारे भारत में आती हैं तो प्रायद्वीपीय भारत की आकार की वजह से यानी कि त्रिकोणीय आकार की वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, जो ये क्या है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक है अरब सागर की शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, और ये आर्द्रता युक्त जो पवनें हैं वो पवनाभिमुखी दिशाओं में भारी वर्षा का कारण बनती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या करती हैं, जिस ओर जो है पवनों की विंड की डायरेक्शंस होती हैं उस ओर जो है ये क्या करती हैं, बहुत ज्यादा भारी वर्षा करती है।
तो यहाँ पर ये हो गई तापीय अवधारणा, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे भारतीय मानसून की जो है उत्पत्ति होती है दोस्तों, उसके मैंने बारे में जो है आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो आपको एक बार अगर समझ में भी नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, और आप इसको जो है एक बार पीडीएफ में जरूर पढ़ लीजिएगा। और पीडीएफ में आपको ये मैप भी मैं आपको दूंगा दोस्तों। तो ये मैप जो है हमारे भारत के मानसून की जो स्थिति को दर्शाता है। प्रीवियस क्लास में भी हमने देखे थे दोस्तों कि मानसून में आने की जो कंडीशन है वो हमारे भारत में कौन सी तारीख को कहां पर ये वर्षा करती है। तो इस मैप में आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों कि ये जो लाइनें दी गई हैं इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, तो जो रेड लाइनें दी गई है ना, इसी के अकॉर्डिंग जो है ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हमारे यहाँ पर वर्षा करती है। तो ये आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अरब सागर की शाखा को जानने के। तो ये शाखा क्या है? यह शाखा जो है सीधी पश्चिमी घाट के उच्च भागों में से टकराती है। यानी कि आपको मैंने बताया दोस्तों कि जो पश्चिमी घाट की अवस्थिति है वो गुजरात से लगाकर जो है केरल तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये काफी बड़े बड़े जो ऊंचे पर्वत, हम कहें कि पहाड़ जो है यहाँ पर अवस्थित है। और ये क्या करती है, जब अरब सागर की शाखा जो है यहाँ से आती है, प्रवेश करती है, तो इनसे जो है टकराती है। पश्चिमी घाट की पवनाभिमुखी ढालें भारी पर्वतीय जो है वर्षा ग्रहण करती है। तो जिस दिशा में जो है हम कहें कि पवन की दिशा में जो है यहाँ पर क्या करती हैं, ये पर्वतीय वर्षा करती हैं। ये शाखा क्या करती हैं, जब पहाड़ी भागों से जो है होकर गुजरती हैं तो क्या करती हैं दोस्तों, वो भारी होने की वजह से जो है इन पर्वतों को जो है पार नहीं कर पाती। इस वजह से क्या कर देती हैं, वो अपना पानी जो है इन्हीं के ढाल के अकॉर्डिंग जो है गिरा देती हैं, यानी कि पवन भिमुखी दिशा में। ठीक है, और वहां पर जो है ज्यादा वर्षा हो जाती है। जबकि मानसून की पश्चिमी जो ये धारा है आगे बढ़कर जो है भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश करती हैं। फिर भी क्या होती है कि पवन विमुखी, यानी कि हम कहें कि जो पर्वत के ढाल की विपरीत दिशा जो होती है वहां पर यह जो है वर्षा की तीव्रता व सघनता जो है घट जाती है, यानी कि उसके विपरीत जो है ये क्या करती हैं, कम वर्षा करती हैं। ये ढालें एक स्पष्ट वृष्टि छाया जो है पेटी बनाती हैं जो सूखे से ग्रस्त रहती है। यानी कि जो एरिया भी वृष्टि छाया क्षेत्र में होता है वहां पर जो है सूखा इलाका रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पर कि मुंबई और पूना में औसत वार्षिक वर्षा जो है की मात्रा जो है क्रमशः 188 सेंटीमीटर है और पूना में जो है 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज है कि जबकि ये दोनों जो है एक ही राज्य में स्थित हैं और लगभग जो है इन दोनों के स्थानों के बीच की दूरी मात्र 160 किलोमीटर है, फिर ऐसा क्यों होता है कि मुंबई में तो ज्यादा वर्षा हो जाती है लगभग 200 सेंटीमीटर और वहीं जो है पूना में जो है 50 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। तो अगर इस थ्योरी में अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों मैं आपको मैप में बताता हूं। ये मैप जो दिख रहा है दोस्तों, आप यहां पर समझ पाएंगे कि इस ओर से जो है अरब सागर की जो शाखा है वर्षा वाली मानसूनी पवनें इस ओर से आ रही हैं, और ये जो पर्वत दिख रहा है इसे आप मान लीजिए ये है पश्चिमी घाट वाला कोई एरिया। ठीक है, तो क्या होती है कि जब भारी पवनें जो है इस ओर से आती हैं तो क्या हो जाती है, वो इस पर्वत को पार नहीं कर पाती, इसलिए सारा पानी जो है वो ज्यादातर वो इसी एरिया में जो है गिरा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो और ज्यादा पानी गिरता है तो वो होता है वृष्टि प्रदेश, यानी कि पवनानुमुखी ढाल वाला एरिया। ठीक है, और जैसे ही जब ये पवनें हल्की हो जाती हैं, जब इनसे नमी जो है कम हो जाती है, ठीक है, आर्द्रता कम हो जाती है, तो क्या हो जाती है, फिर ये हल्की हो जाती है और इस पर्वत को जो है पार करके जो है आगे बढ़ती हैं। और जहां पर आगे बढ़ती है दोस्तों, तो इसमें जब नमी और आर्द्रता कम होगी तो फिर वर्षा भी तो उस इलाके में कम होगी, इसलिए जहां पर जो है क्या होता है पानी जो है कम गिराती है फिर ये, तो उसको बोला जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। और वृष्टि छाया प्रदेश कहाँ बनता है, तो दोस्तों पवना विमुखी ढाल वाला एरिया। तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे दोस्तों कि वृष्टि प्रदेश हो गया मुंबई वाला एरिया और वृष्टि छाया प्रदेश वाला हो गया पूना वाला एरिया। ठीक है, अगर यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आया तो ये और एक और मैप है दोस्तों 3D मैप वाला। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अगर अरब सागर की शाखा वाली जो है इस एरिया से प्रवेश करती है तो क्या होता है कि जहां पर ये मुंबई अवस्थित है दोस्तों, तो यहाँ पर तो ये क्या करती हैं, काफी वर्षा करती हैं, परंतु ये वाला जो एरिया दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा एरिया जो है पश्चिमी घाट वाला एरिया है। तो यहाँ पर जो है पर्वतीय संरचना की वजह से यहाँ पर ये ज्यादातर जो है सेंटीमीटर जो है वर्षा करवा देती है। जबकि ये जब इसको पार करके जो है जाती है तो यहाँ पर जो है पुणे अवस्थित है और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पवना विमुखी जो है ढाल के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए जो है क्या होता है यहाँ पर वर्षा जो है वो कम होती है और इसीलिए जो है इसको बोला जाता है वृष्टि छाया प्रदेश वाला एरिया। ठीक है, तो 3 मार्कर के अकॉर्डिंग भी आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी तो वो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े दोस्तों, इसको और आगे अच्छे तरीके से देखें तो पवनाभिमुखी ढालों पर वर्षा के वितरण का एक प्रमुख लक्षण यह है
कि ढालों की ऊंचाई के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर भी भारी वर्षा जो है पश्चिमी घाट से लगी एक संग्रही पेटी में ही संकेंद्रित होती है और पश्चिमी घाटों को पार करने के बाद ये वर्षा युक्त जो पवन है वो धाराएं पूर्वी ढालों पर उतरती हैं, जहां ये रुद्धोष्म प्रभाव से गर्म होती हैं। तो मैंने आपको सारी कंडीशंस वैसे भी बता दी हैं दोस्तों, परंतु यहाँ पर ये चीज आई है कि जहां ये रुद्धोष्म प्रभाव से गर्म होती है, यानी कि पूना वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर आप ये समझिए कि ये है क्या। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि जब ये पवनें दोस्तों हमारे यहाँ पर आ रही होती है तो ये हाई प्रेशर यानी कि हम कहें कि ठंडी पवनें होती हैं, लेकिन जब हमारा यहाँ पर लो प्रेशर का जोन बना रहता है तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो गर्म स्थान होता है। तो जब ठंडी पवनें पर्वत के इलाके यानी कि पश्चिमी घाट को पार करके हमारे यहाँ पर इंटर करती हैं, आगे बढ़ती हैं ढाल के विपरीत, तो वहां पर क्या हो जाती हैं, गर्म पवनें से जब ये मिलती हैं, यानी कि ठंडी पवनें और गर्म पवनें जब मिलती हैं तो क्या हो जाती हैं, वो रुद्धोष्म प्रभाव से जो है गर्म हो उठती है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब यानी कि ठंडी जो पवनें हैं वो क्या हो जाती हैं, गर्म में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो फिर वहां पर क्या हो जाती है कि वर्षा जो है फिर कम होने की संभावना भी बनती है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझना होगा कि अगर मान लीजिए कि रुद्धोष्म प्रभाव जो है 3 नंबर में आता है तो आपको कैसे कनेक्शन बैठेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सिर्फ आप सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं कि रुद्धोष्म प्रभाव का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि ठंडी पवनें और गर्म पवनें जब मिलेगी तो उसमें जो है टेम्परेचर में अगर कमी आ रही होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी कि ताप में ह्रास की दर को ही रुद्धोष्म प्रभाव जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहां पर समझ सकते हैं और इसी कारण से रुद्धोष्म प्रभाव की वजह से इसी कारण से वृष्टि छाया प्रदेश अस्तित्व में आता है, जो पुना वाला एरिया है। ठीक है, और पर्वतों की ऊंचाई के साथ वृष्टि छाया प्रदेशों के विस्तार का संबंध होता है, यानी कि अगर पर्वत बनेंगे तो वहां पर उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी तभी तो वहां पर वृष्टि छाया प्रदेश बनेंगे। ठीक है, और उत्तर की ओर जो है जहां पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे नहीं है, पवनमुखी एवं पवना विमुखी ढालों के मध्य वर्षा की मात्रा में अधिक अंतर नहीं पाया, ज्यादा तो नहीं होता है, परंतु दोस्तों जो अंतर आपको मैंने बताया है उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कुछ पवन धाराएं अरब सागर से अलग होकर उत्तर में कराची एवं थार मरुस्थल की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहां से जब इंटर करके जब आगे बढ़ती हैं दोस्तों ये ढाल को पार करने के बाद, तो ये क्या कर जाती हैं, उत्तर में कराची यानी पाकिस्तान वाला एरिया, और फिर यहाँ पर हमारे भारत में जो थार मरुस्थल वाला एरिया है, राजस्थान के पश्चिम वाला इलाका, वहां पर जो है क्या करती है, मुड़ जाती है तथा कश्मीर तक बिना वर्षा जो है ये पहुंच जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको डाउट आता है दोस्तों, पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि जब मैंने आपको बताया कि वृष्टि छाया प्रदेश में क्या हो जाती है, ये रुद्धोष्म प्रभाव से जो है गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है कि फिर वो हल्की होकर ऊपर उठने लग जाती है, फिर वहां पर जो है नमी की मात्रा भी उसमें कम हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, वो बिना वर्षा किए ही क्या हो जाती है, पूरे थार मरुस्थल से पार करते हुए जो है कश्मीर तक जो है वह पहुंच जाती है। ठीक है, फिर है कि दोस्तों वास्तव में कराची के निकट एक पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा व्यावहारिक रूप में मानसूनी वर्षापात की सीमा को चिन्हित करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो भी इसमें डिटेल जो है बताई गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी की शाखा को हम जाने तो ये शाखा जो है श्रीलंका से सुमात्रा द्वीप के बीच वाले क्षेत्र में सक्रिय रहती है। इस शाखा की मुख्य धारा के म्यांमार तट से टकराने के फलस्वरूप म्यांमार के पश्चिम तटीय जो है पर्वतों अराकान एवं जो है तेनसेरिम जो है पर्वत के पवनाभिमुखी ढालों पर भारी वर्षा कराती है। अब जब क्या होता है कि बंगाल की जो खाड़ी वाली शाखा जब आगे बढ़ती है दोस्तों, तो वो क्या होती है, हमारे भारत में कम वर्षा कराती है और बांग्लादेश और म्यांमार वाला जो इलाका है, हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, अराकाइनोमा भी हम कहते हैं उसे, तो उस वाले इलाके में जो क्या करती है, ये ज्यादा वर्षा करती है। यहां पर भी वही कंडीशन लागू होती है दोस्तों जो अभी मैंने आपको बताई है, पवनाभिमुखी ढालों वाली वर्षा। ठीक है, वहां पर भी वो पर्वत की अवस्थिति है, हिमालय की जो श्रृंखला है उसकी वजह से क्या करती है, वो इस वाले एरिया में ज्यादा वर्षा कर देती है। फिर आगे है जून सितंबर के मध्य पश्चिमी तट पर स्थित जो है आकयाब में 425 सेंटीमीटर तक जो है यह वर्षा होती है। फिर पवनाभिमुखी जो है ढालों पर यहाँ भी वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल आपको म्यांमार वाले इलाके में मिलेगा दोस्तों, जो अराकाइनोमा वाला क्षेत्र है उसके पश्चिम वाले इलाके में तो ज्यादा वर्षा होती है, जबकि पूर्वी वाले इलाके में जो है वहां पर वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इस शाखा की एक उत्तरी जो है धारा मेघालय की खासी पहाड़ियों से टकराकर वहां पर जो है भारी वर्षा करती है। अब एक चीज तो आपको यह भी समझनी होगी दोस्तों कि आखिर जो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है पूरे विश्व में वो कौन सा है, हमारे भारत का मासीनाम मेघालय वाला क्षेत्र है। और अरब सागर की जो शाखा है वो जो है क्या करती है,
सबसे ज्यादा जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करती है, परंतु जो मेघालय की खासी पहाड़ियों में जो है वर्षा होती है, भारी वर्षा, वो किस वजह से होती है? तो वो कौन सी शाखा से होती है? एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानेंगे दोस्तों कि आखिर मासिन राम में इतनी ज्यादा वर्षा कैसे हो जाती है, ये भी समझेंगे हम। तो मासिन राम जो है चेरापूंजी के निकट खासी पहाड़ियों की दक्षिण ढालों पर स्थित है। इसको विश्व का सबसे अधिक औसत एवरेज जो है वार्षिक वाला जो है स्थान माना जाता है। मासिन राम एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति रखता है, इसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है। यह चारों ओर से गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों द्वारा घिरा है। ठीक है, मैंने आपको बता रखी है इन सभी के लोकेशंस, और जिसमें मात्र एक अंतराल ही है। तो ये जो सारी पहाड़ियों के द्वारा दोस्तों ये स्थान घिरा हुआ है, सिर्फ जिसमें जो है सिर्फ एक मात्र स्थान है, यानी कि चारों ओर से जब पहाड़ियां घिरी होती तो फिर वहां पर जो है क्या होती हैं, फिर मानसून पवनें प्रवेश नहीं कर पाती, परंतु क्या होती है ये तीन ओर से गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी द्वारा घिरा रहता है ये वाला इलाका, परंतु उसमें जो है एक छोटा सा हम कहें कि गैप जो है वहां पर बना है। इसी अंतराल से, इसी गैप से वर्षा जो है पूरी जो पवने हैं अंदर प्रवेश कर जाती है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है दोस्तों मानसूनी पवने, वो क्या होती है इसी गैप से अंदर प्रवेश कर जाती है और ऊपर उठने के लिए जो है ये बाध्य हो जाती है। दूसरी ओर जो है खासी पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित जो शिलांग है, जो मासिन राम से मात्र 40 किलोमीटर दूर है, में जून सितंबर के दौरान मात्र 140 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको रीजन समझ में आया होगा दोस्तों कि मासिन राम में इतनी ज्यादा वर्षा क्यों होती है, कि वहां पर होता है तीन ओर से तो पहाड़ियों से वो घिरा स्थल है, और छोटी सी जो अंतराल है वहां से ये शाखा प्रवेश करती है और वहां पर क्या हो जाती है फिर वो निकल नहीं पाती, इसलिए जो है वहां पर मासिन राम वाले इलाके में ज्यादा वर्षा कर देती है। ठीक है, अब हम आगे देखें दोस्तों, बंगाल की जो खाड़ी शाखा की एक अन्य धारा बंगाल के डेल्टा से बाईं ओर जो है मुड़ जाती है, आगे बढ़ती है और बाईं ओर मुड़ जाती है। यहां से यह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में हिमालय के अभिविन्यास के साथ साथ प्रवाहित होती है और यह उत्तरी मैदानों में वर्षा कराती है। उत्तरी मैदानों की मानसूनी वर्षा को पश्चिमी विक्षोभों का जो है भी सहयोग होता है, मैंने आपको बता ही रखा है पश्चिमी विक्षोभ क्या है, और ये बंगाल की जो खाड़ी में निर्मित होकर उत्तरी मैदानों के दक्षिणी छोर के साथ साथ चलते हैं तथा चावल की खेती के लिए पर्याप्त वर्षा कराते हैं। तो चावल की खेती वाला कौन सा एरिया दोस्तों हम बात करें तो जो छत्तीसगढ़, यानी कि हम कहें कि गोदावरी और कृष्णा डेल्टा का जो बीच वाला एरिया होता है वहां पर ये जो है ज्यादा वर्षा कराते हैं, इसलिए वहां पर जो चावल की खेती है वो सर्वाधिक की जाती है। और उत्तरी मैदानों में वर्षा की सघनता पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों कि उत्तरी मैदानों में जो वर्षा की सघनता यानी कि ज्यादातर वर्षा जो है वो हमारे यहाँ पर नॉर्थ वाले इलाके में पूर्व में होती है, जबकि पश्चिम वाले इलाके में जो है वर्षा कम होती है। वहीं उत्तर में जो है ज्यादा होती है दोस्तों, जबकि दक्षिण में जो है वर्षा वो कम होती है। पश्चिम की ओर होने वाली जो कमी है वो आर्द्रता स्रोत से दूरी बढ़ते जाने के कारण होती है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, एक चीज तो ये होती है दोस्तों कि हिमालय जो पर्वत की जो श्रृंखला है उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, पर्वतीय वर्षा जो है हमारे यहाँ पर नॉर्थ में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो वापस हम कहें कि दक्षिण वाले इलाके में जो ऐसी कोई अवस्थिति देखने को नहीं मिलती जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा वर्षा हो, जबकि नॉर्थ वाले इलाके में पूरा हिमालय बसा हुआ है, इसलिए वहां पर क्या होती है ज्यादा वर्षा जो है ये रोक कर जो है इन पवनों से करवा देती है। ठीक है, जबकि दक्षिण की ओर होने वाली जो कमी का कारण है पर्वतों से दूरी का बढ़ते जाना, मैंने जैसे आपको बता ही दिया है। जो आर्द्रता वाही जो पवनों को ऊपर उठाने तथा मैदानों में विशिष्ट गिरिपादों यानी कि पर्वत के जो पद वाले एरिया हैं, हम कहें कि तराई वाले एरिया, ठीक है, मैंने गिरिपद वाले मैदान को आपको बताया है, और वहां पर जो है पर्वतीय वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो मुख्य कारण तो यहाँ पर यही है दोस्तों कि आखिर हम देखें कि नॉर्थ वाले इलाके में ज्यादा वर्षा होती है, साउथ में नहीं होती है, जबकि पूर्व वाले इलाके में ज्यादा वर्षा होती है, पश्चिम वाले इलाके में नहीं होती है हमारे भारत में। तो उसका रीजन सिर्फ इतना सा ही है दोस्तों कि हिमालय पर्वत की अवस्थिति की वजह से वहां पर क्या होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखें दोस्तों, तो मानसून जो पवने की ये दोनों मुख्य शाखाएं अलग अलग मार्गों का अनुसरण करती हैं। ये उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में निर्मित गहन निम्न वायुदाब जो है रिक्त को भरने का कार्य करती हैं, और ये दोनों शाखाएं छोटा नागपुर पठार पर मिलती है। कहां पर मिलती हैं, तो छोटा नागपुर पठार पर मिलती है। इन दोनों शाखाओं द्वारा वहनित कुल आर्द्रता का मात्र 20% ही वर्षा के रूप में जो है स्थल पर गिरता है। ठीक है, और अरब सागर की जो शाखा है
को बंगाल की खाड़ी की शाखा से शक्तिशाली माना जाता है, यानी कि जो अरब सागर की शाखा है वो हमारे यहाँ पर ज्यादा वर्षा कराती है, इसलिए उसको शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि प्रथम जो है इसका आकार जो है अधिक बड़ा है। अरब सागर की जो शाखा है उसका आकार बड़ा होता है, और द्वितीय जो है अरब सागर की जो शाखा की अधिकांश वर्षा भारत में ही होती है, इसलिए हम शक्तिशाली से मानते हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा जो अधिकांश भाग है वो म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड को जो है चला जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये हो गई हमारी पूरी जानकारी जो है भारत का परंपरागत सिद्धांत के बारे में, शाखाओं के बारे में। तो इस प्रकार से आपके जो है मानसून की जो उत्पत्ति की कंडीशन और सिद्धांत को अच्छे से मैंने आपको बताया है। अब यहां पर हम एक और सिद्धांत को देख लेते हैं दोस्तों, गतिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो गतिक सिद्धांत क्या है? तो ये फ्लोन नामक जो है विद्वान ने मॉनसून की तापीय उत्पत्ति का खंडन करके, यानी कि जो तापीय अवधारणा प्रस्तुत की गई थी इसको खंडित करके गतिक सिद्धांत की नवीन परिकल्पना का प्रतिपादन किया। यानी कि फ्लोन नामक जो साइंटिस्ट हुए इन्होंने इस सिद्धांत को भारतीय मॉनसून की जो है उत्पत्ति का कारण माना है। इसमें कहा गया है कि मॉनसून हवाओं की जो उत्पत्ति मात्र वायु दाब एवं हवाओं की पेटियों की खिसकाव के कारण होती है। यानी कि इन्होंने जो रीजन है वो ताप को नहीं माना दोस्तों। जो वायु दाब पेटियां मैंने आपको बताई है, अलग अलग जो है पौने दोस्तों मैंने वायु दाब पेटियां जो आपको बताई है, उनके खिसकाव की वजह से जो है इन्होंने इसको रीजन माना है मॉनसून की उत्पत्ति के पीछे। भूमध्य रेखा के पास जो है व्यापारी पवनों के मिलने से अभिसरण जो है कन्वर्जेंस का आविर्भाव होता है। यानी कि जो ITC-Z की जो है ये कंडीशन बताते हैं कि वहां पर क्या होता है, जो व्यापारिक पवनें मिलती हैं उसकी वजह से यहाँ पर एक अभिसरण क्षेत्र बन जाता है। इसे इंटरट्रॉपिकल जो है कन्वर्जेंस यानी कि ITC-Z कहते हैं। उत्तरी सीमा को NITC और दक्षिण सीमा को SITC जो है कहते हैं। और सूर्य के उत्तरायण की स्थिति के समय NI जो TC है ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाती हैं, जिसके अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशिया जो है आ जाता है। यानी हमारे भारत की कंडीशन बताते हैं कि जब ये ऊपर की ओर जाती हैं तो क्या हो जाती है, हमारे भारत जो है उस ITC-Z का जो है हिस्सा हो जाती है। इन भागों पर डोल ड्रम की जो है विषुवत रेखी जो पछुआएं हवाएं वो स्थापित हो जाती हैं, और जो कि गर्मी की जो है दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं होती हैं। वास्तव में वायु मेखलाओं के दक्षिण की ओर खिसकने से उत्तर पूर्वी जो है व्यापारिक हवाओं की पुनर्व्यवस्था हो जाती है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर दक्षिण पूर्वी एशिया से NITC जो है हट जाती है तथा उस पर उत्तर पूर्व जो है व्यापारिक पवनों का स्वाभाविक विस्तार हो जाता है। यही जाड़े की मानसून हवाएं होती। तो ये सिद्धांत इन्होंने दिया है। बाकी आप कभी भी अगर आपको सिद्धांत लिखना हो दोस्तों तो आप वो परंपरागत तापी वाला सिद्धांत ही देखिएगा और उसी को जो है समझिएगा भी और लिखिएगा। ये तो आपको एक हम कहें कि आपके पास ऑप्शंस भी रहता है, और आपको जब आलोचना रूप से जो है इसका विखंडन हम कहें कि खंडन करना होता है तापीय अवधारणा का, तो वहां पर आपका इसका मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मॉनसून की उत्पत्ति संबंधित। हम नेक्स्ट वीडियो में अब आगे बढ़ेंगे और नवीन सिद्धांत के बारे में और जानेंगे मॉनसून की उत्पत्ति संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो है वीडियो का एंड होता है। और अगर आपको जो है इस वीडियो का PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद और शुभ रात्रि।